Hello everyone, welcome to my channel Commerce Aspirants. तो लास्ट लेक्चर में हमने फेमा और फेरा का डिफरेंस देखा था और फेमा ने फेरा को क्यों रिप्लेस किया ये भी हमने पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम फेमा के ऑब्जेक्टिव्स और पेनाल्टीज क्या होते हैं वो समझेंगे और इसके बाद हम कोपरा एक्ट क्या होता है वो देखेंगे। तो फेमा से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स देखने से पहले हम जो ये एक सेंटेंस मैंने लिखा है ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप अपने बुक्स में नोट कीजिए कि जो आरबीआई होता है वो रेगुलेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है वो रूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो फेमा में जब भी रेगुलेशंस के रिलेटेड कोई भी सेंटेंस दिया जाएगा या कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर क्या होगा आरबीआई, और रूल्स के रिलेटेड कुछ भी पूछा जाएगा तो उसका आंसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपको स्टेटमेंट रीजन में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो ये पॉइंट को नोट कीजिएगा कि रेगुलेशंस आरबीआई और रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप इन दोनों में से किसी भी एक को याद रखिए, दूसरा अपने आप आपको याद हो जाएगा। अगर आपको रेगुलेशंस याद रखना है, रेगुलेशंस रिजर्व, मैंने ऐसे याद रखा था, रेगुलेशंस रिजर्व, रेगुलेशंस रिजर्व, रेगुलेशंस रिजर्व, ऐसे मैंने याद रखा था। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे कोर्स में बहुत सी चीज़ें ऐसी होगी जो हमें याद रखनी होगी, तो थोड़ा सा हमें एक क्या कहते हैं तरीका होना चाहिए याद रखने का कि कैसे इसे याद रखा जाए कि हम मिक्स भी ना करें दूसरी चीज़ों के साथ और एग्जाम के टाइम भी तुरंत हमें याद आ जाना चाहिए। तो ऐसे याद रखिए रेगुलेशंस रिजर्व, दोनों का आर ही है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है ऑब्जेक्टिव्स। तो जो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है ये सिर्फ आपको समझने हैं, इसे नोट मत कीजिएगा क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस वैसे ही नहीं आते। ये ऑब्जेक्टिव्स इसलिए हमें समझने होते हैं कि एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या है फेमा का। फेमा समझने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना ज़रूरी है, बट इसे ना राइट मत की मतलब अपने बुक्स में नोट डाउन मत कीजिएगा और याद मत कीजिएगा, बट समझ के लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज। इसका क्या मतलब होता है कि जो भी लॉज होंगे फॉरेन एक्सचेंज के रिलेटेड सब उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं, अगर उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं तो वो भी कौन लाएगा, फेमा लाएगा। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स। मीन्स क्या, जब कोई भी किसी दूसरे कंट्री के साथ, दूसरे देश के साथ कोई भी ट्रेड कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, तो वो सही से हो रहा है या नहीं ये भी कौन चेक करेगा, फेमा। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट्स, ठीक है। ये नॉन रेसिडेंट, नो रेसिडेंट्स में, तो इसका मतलब होता है कि जब भी किसी भी बिजनेस का या इन्वेस्टमेंट का फॉरेन एक्सचेंज होता है, सपोज हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कर रहे हैं बिजनेस का काम या इन्वेस्टमेंट का काम, बट कौन कर रहा है, ये नॉन रेसिडेंट्स। नॉन रेसिडेंट्स मीन्स जो उस देश के रेसिडेंट्स नहीं, निवासी नहीं है, वो अगर ये कर रहे तो वो भी सही से हो रहा है या नहीं ट्रांजैक्शन, इसका ध्यान भी कौन रखेगा, फेमा रखेगा। सेकेंड लास्ट है रिमूव इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अभी इम्बैलेंस क्या होता है, इम्बैलेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट का अपोजिट है, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, देखिए जैसे हम अकाउंट्स में पढ़ते थे एसेट्स और लाइबिलिटीज, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर एंड होने पे एसेट्स लाइबिलिटीज की बैलेंस शीट तैयार की जाती थी, वो टैली हो रहा है या नहीं ये हम चेक करते थे। तो उसी हिसाब से अगर जब भी हमें हमारी कंट्री की, आप हमारे कंट्री की बैलेंस शीट को कह सकते हो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है, जब हम कंट्री का जो रेवेन्यू हुआ है, जो एक्सपेंडिचर हुआ है, उसका जब बैलेंस शीट बनाते हैं और वो टैली हो रहा है या नहीं ये हम चेक करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बहुत ही इन डिटेल टॉपिक है हमारे कोर्स में, हमारे यूनिट में, वो हम आगे पढ़ेंगे।
बट अभी के लिए आप इतना समझिए, जैसे बैलेंस शीट होती है कंपनी की, वैसे ही एक कंट्री का, एक देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, और अगर उसमें कोई भी मिसमैच हुआ तो वो सही करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो जिम्मेदारी है FEMA की, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है टू मेक स्ट्रॉन्ग एंड डेवलप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसमें तो कुछ समझाने जैसा है नहीं, ये तो बहुत इजी पॉइंट है, आप समझ गए हो। तो ऑब्जेक्टिव जो है इसे समझिए, बस अंडरस्टैंड करने के लिए, इसे नोट डाउन मत कीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं पेनाल्टीज क्या होते हैं। अब पेनाल्टीज का मतलब क्या होगा? जब भी ये जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं, और जब भी कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है फॉरेन कंट्री के साथ, और अगर उसने उस रूल्स को तोड़ा या उस रेगुलेशंस को, जो प्रोविजंस दिए गए उसे फॉलो नहीं किया, तब उन पे पेनाल्टी चार्ज की जाएगी। और पेनाल्टी किस तरह चार्ज की जाएगी वो हम देखते हैं। तो सबसे पहली पेनाल्टी, आई होप सबको पता है पेनाल्टी का मीनिंग क्या होता है। पेनाल्टी मीन्स जुर्माना, ठीक है। जुर्माना, हर जुर्माना ही कहते हैं ना, हाँ जुर्माना ही कहते हैं पेनाल्टीज को। तो जैसे अभी सपोज आप गाड़ी चला कर जा रहे हो, आपने हेलमेट नहीं पहना, आपका चालान काट दिया, या आपने सिग्नल फॉलो नहीं किया तो आपका चालान काट दिया जाता है। तो वैसे ही ये पेनाल्टी होती है। अगर आपने रूल्स फॉलो नहीं किए फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन करते वक्त, तो आप पे पेनाल्टी लगेगी। वैसे मुझे यकीन है सबको पेनाल्टी क्या होता है पता होगा, बट फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो मैंने बता दिया। अब जो पहली पेनाल्टी है वो है कि अगर कोई भी बंदा फॉलो नहीं कर रहा है रूल्स और रेगुलेशंस, तो उसको पेनाल्टी चार्ज की जाएगी। पेनाल्टी चार्ज करने का दो टाइप्स है, एक है क्वांटिफाइबल और एक है नॉन क्वांटिफाइबल। अब क्वांटिफाइबल मीन्स क्या? देखिए यहाँ पे दिया है ना क्वांटिफाइबल, और यहाँ पे दिया है नॉन क्वांटिफाइबल। तो क्वांटिफाइबल मीन्स क्या होता है? जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, उसे काउंट कर सकते हैं, उसे गिना जा सकता है, किसी भी यूनिट में गिनती की जा सकती है, बट गिनती की जा सकती है मीन्स उसे काउंट किया जा सकता है, चाहे वो पैसों के इसमें हो या फिर उसे तोला जा सकता है। तो जब अगर आपने ऐसा कोई ट्रांजैक्शन किया है किसी फॉरेन कंट्री के साथ जिसका हम गिनती कर सकते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम नंबर्स में डिफाइन कर सकते हैं, उसे क्वांटिफाइबल कहेंगे। और जिसे आप काउंट नहीं कर सकते उसे नॉन क्वांटिफाइबल कहेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया फॉरेन कंट्री में, ठीक है, 5 लाख का, और आपने रूल्स रेगुलेशंस जो है वो फॉलो नहीं किए, तो आप पे पेनाल्टी चार्ज की जाएगी। तो वो जो पेनाल्टी होगी वो कितनी होगी? 3 टाइम्स सम इन्वॉल्व। 3 टाइम्स सम इन्वॉल्व मीन्स ये जो 5 लाख है इसका 3 गुना आपको देना पड़ेगा। मतलब कितना? 15 लाख आपको देने होंगे पेनाल्टी। क्वांटिफाइबल में, क्वांटिफाइबल क्या होता है? जो हम गिन सकते हैं। और क्वांटिफाइबल ट्रांजैक्शन के टाइम आप पर अगर पेनाल्टी लगती है तो वो पेनाल्टी कितनी होगी? जितने भी पैसों का आपने ट्रांजैक्शन किया है, सपोज एग्जाम्पल 5 लाख, तो उसका 3 गुना जो कि होगा 15। अगर आपने 10 का किया तो 30 लाख, 3 गुना आपको पेनाल्टी देना होगा। और अगर नॉन क्वांटिफाइबल है, अरे यहाँ पे दिखेगा नहीं ना शायद, एक सेकेंड रुको, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ। और सेकेंड नॉन क्वांटिफाइबल, जो आप काउंट नहीं कर सकते, और उसकी पेनाल्टी कितनी होगी? डायरेक्ट 2 लाख, क्योंकि इसमें कोई सम इन्वॉल्व, मतलब गिनती नहीं कर सकते तो मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन नहीं उठता है, सवाल नहीं उठता है, तो सीधे सीधे आपको 2 लाख देने होंगे। और अगर आपको ये पेनाल्टी चार्ज की गई है 15 लाख की, आपको बताया गया है कि आपको 15 लाख देने हैं, फिर आपको 1 दिन का टाइम दिया जाएगा, और उसके बाद भी अगर आपने नहीं वो पेनाल्टी पे की तो 5,000 हर दिन उस 15 लाख में जोड़े जाएंगे। मीन्स 15 लाख का आपको पेनाल्टी का है, फिर भी आप नहीं भर रहे हो
तो उसके बाद से जब तक आपका टाइम लिमिट ख़त्म हो जाता है, टाइम लिमिट ख़त्म होने के बाद हर दिन 5,000 इसमें जोड़ दिए जाएंगे। ये जो 15 लाख है इसमें हर दिन 5-5 हज़ार जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने शॉर्ट में लिखा है वैसे ही आप शॉर्ट में लिखिएगा। डिटेल में ये जो लाइन सेंटेंस लिखे हैं वैसा मत लिखिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका। और जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, जब आप रिवीजन करने के लिए बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ है पढ़ने के लिए और आप पढ़ भी नहीं पाओगे वो सब देख कर। तो अभी से ये प्रैक्टिस कीजिए कि आप जो भी नोट्स लिखोगे एकदम शॉर्ट में लिखोगे। मतलब शॉर्ट का भी मतलब क्या होगा, एक जो यूनिट है वो 5 से 6 पन्नों में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए और जो 10 यूनिट है वो एक बुक में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा बुक्स आपको लगनी भी नहीं चाहिए। और कॉन्सेप्ट अगर आपको लग रहा है भूल रहे हो तो वीडियो में आकर जो टॉपिक का कॉन्सेप्ट भूल गए उस टॉपिक को बस देख लीजिएगा और ठीक हो जाएगा आपका काम। बट नोट्स 10 यूनिट के एक बुक में बनने ही चाहिए और एक यूनिट के लिए 5 से 6 पेजेस भी हाँ सफिशिएंट है। मतलब आपको वैसी आदत डालनी होगी। अभी हम कॉलेज की तरह नहीं कर सकते कि एक आंसर हम जब 5-6 पेजेस में लिखते थे वैसा नहीं करना है। एक यूनिट ही 5-6 पेजेस में होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर आपने जो लिमिट दे रखी है फैमा ने उसके अकॉर्डिंग सपोज आपने कोई, जैसे हम पढ़ते हैं जो फिल्म स्टार सेलिब्रिटी वगैरह होते हैं कि XYZ सेलिब्रिटी ने UK में घर लिया या US में घर लिया या पेंट हाउस लिया या जो भी कुछ, तो उसकी भी कुछ लिमिट होती है। सपोज उसकी लिमिट है 10 करोड़ और उन्होंने 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, घर लिया है या जो भी कुछ। तो जब वो लिमिट क्रॉस करते हैं, 10 करोड़ का था बट उन्होंने 50 का कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, 50 का 3 गुना मतलब 150 करोड़। और जो जिस भी चीज में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, वो प्रॉपर्टी हो या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड या जो भी दूसरी चीज होगी जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो भी उनकी चीज क्या है ले ली जाएगी। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है वो उनके नाम पे थी, वो उनकी थी, बट वो अभी गवर्नमेंट ले लेगा। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट में ऐसा याद रखना है आपने, जब भी कोई लिमिट से ज्यादा, मतलब जो लिमिट दी गई है, देखिए यहाँ दिया है ना, एग्रीगेट वैल्यू एक्सीडिंग थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का ही मतलब क्या होता है, जो लिमिट दी है, लिमिट से अगर ज्यादा आपने ट्रांजैक्शन कर दिया तो उस केस में भी 3 गुना आपको पेनाल्टी देनी होगी और जो भी जिस भी चीज में आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो भी ले लिया जाएगा। और अगर बहुत ही सीरियस वाला आपने कोई गलती की है, एक्सट्रीम गलती की है, तो उस केस में आपको 5 साल तक की जेल हो सकती है और फाइन भी देना होगा। 5 साल की जेल और फाइन। ठीक है, और जो ये लास्ट पॉइंट है, इस लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है, जब भी किसी ने कोई गलती की या जो भी, और अगर उसके कंप्लेंट फाइल की जा रही है राइटिंग में, तो जब भी आप कोर्ट में दोगे तो कोर्ट तब तक मंजूरी नहीं देगा जब तक वो जो एप्लीकेशन, वो जो राइटिंग में जिसने भी दिया है, उसका जो रैंक है, उसका जो पोस्ट है, वो असिस्टेंट डायरेक्टर या उसके ऊपर का रैंक होना चाहिए। अगर उसके कम का रैंक रहा तो कोर्ट उसे अप्रूव नहीं करेगा। कोर्ट क्या करेगा, उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर जिसकी पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर की है या उससे ऊपर की है, उसी से आया वो राइटिंग में लेटर एक्सेप्ट करेगा, वो कंप्लेंट एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो पेनाल्टीज थे ये फैमा के। आई होप आपको समझ में आ चुके हैं। अगर फिर भी किसी को डाउट होगा तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करके दोबारा से एक बार देख लीजिएगा और शॉर्ट में नोट्स बनाइएगा। इसके नोट्स जरूरी है, इसके नोट्स बनाना। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जिसे हम क्या कहते हैं, कोपरा। शॉर्ट फॉर्म क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का कोपरा। तो ये एक्ट फर्स्ट पहले कब आया था, 1986 में, और इसे रिप्लेस नहीं किया है, इसे एक्चुअली अमेंड किया है।
अमेंड क्या होता है? अमेंड का मतलब क्या होता है? बदलाव, चेंजेस। जो भी थोड़े बहुत चेंजेस हुए थे वो कब हुए थे? 2019 में। तो सबसे पहले ये एक्ट आया था 1986 में। इसके बाद इसमें कुछ चेंजेस किए गए, दैट इज अमेंडमेंट्स किए गए। और अमेंडमेंट्स कब किए गए? 2019 में किए गए। ठीक है, अब इसके भी ऑब्जेक्टिव्स है। जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, 10 के 10 यूनिट में जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, हर टॉपिक के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ऑब्जेक्टिव मीन्स उनके कुछ एम होंगे। ठीक है, तो वो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आप देखोगे अभी जिस भी टॉपिक में, तो उन्हें आपको बस समझना है, नोट डाउन मत करना। अगर मैं कभी भूल गई किसी टॉपिक में बताते हुए कि क्या नोट डाउन करना है क्या नहीं, तो ये याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव्स कभी भी आपको नोट्स में नहीं लिखने हैं, बस समझने के लिए है। बाकी जो लिखना होगा वो मैं आपको बताती जाऊंगी समझाते समझाते। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत सिंपल है। जैसे कि इसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मीन्स क्या होता है कि जो भी कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, उसको बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, किससे? अगर कोई भी सेलर होगा, अगर वो उससे चीट कर रहा है, उसे गलत चीज बेच रहा है या उसका नुकसान कर रहा है, तो कंज्यूमर जो खरीदार है उसे उसके जो राइट्स है, उसके जो हक है, वो उनको कैसे इस्तेमाल कर सकता है। वो अपना, अगर उसका कोई लॉस हुआ है तो वो उसके लिए कैसे भरपाई की मांग कर सकता है। ये सब के लिए ही जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो बनाया गया है। मतलब जो भी खरीदार है, जो भी कंज्यूमर है, उसके बचाव के लिए, उसके अवेयरनेस के लिए, मीन्स उसे जागरूक होना, प्रोटेक्शन के लिए, उसके राइट्स के लिए ये जो एक्ट है ये बनाया गया है। तो ये जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, इसका मीनिंग यही है कि जब भी सपोज एक कंज्यूमर, एक खरीदार कुछ भी खरीदता है और उसे वो चीज़ पसंद नहीं आती है, या उससे लगता है उसे उसके साथ फ्रॉड हुआ है, उसके साथ धोखा हुआ है, या उसे चीट किया गया है, तो एक कंज्यूमर ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम बनाया गया है। इसका क्या मतलब है कि एक ऑफिस है, एक ऑफिस बनाया गया है हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर ये जो ग्राहक है ये जाकर अपनी जो कंप्लेंट है वो फाइल कर सकता है। और ये जो ऑफिस है जहाँ पे वो कंप्लेंट फाइल करता है, उस ऑफिस की जिम्मेदारी क्या होती है कि जल्द से जल्द इन कंप्लेंट्स का सल्यूशन उन्हें ढूंढना है, इन कंप्लेंट्स का जो आंसर है ढूंढना है, और जल्द से जल्द जो ग्राहक है उसको उसके पैसे लौटाने, या उसका जो भी उसने खरीदी किया है वो लौटाना है। या अगर ग्राहक की मतलब ग्राहक ने गलत समझा है, बट जो सेलर था, जो बेच रहा था चीजें, वो सही है, बट ग्राहक से समझने में गलती है, तो वो भी कौन सॉल्व करेगा? ये कंज्यूमर ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम, यानी कि आप इसे एक ऑफिस समझिए। ठीक है, अगर ये बड़ा सा वर्ड याद नहीं रह रहा है तो इसका मतलब है एक ऑफिस। और जब भी कोई भी ग्राहक कंप्लेंट फाइल करता है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ये भी काम होता है देखना कि वो जो केसेस है जो कोर्ट में रहते हैं, ग्राहक के कोर्ट्स में जो रहते हैं, वो पेंडिंग ना हो, जल्द से जल्द सॉल्व हो। ये भी किसका काम होता है देखने का? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कोपरा का काम होता है ये भी देखने का। ठीक है, अब ये है कुछ पॉइंटर्स। पॉइंटर्स मीन्स जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप नोट कर सकते हो आपके बुक्स में। तो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कंज्यूमर। अब कंज्यूमर क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है? क्योंकि ये आपको स्टेटमेंट रीजन, असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है कि कोपरा के अकॉर्डिंग कंज्यूमर कौन है, कस्टमर कौन है, ग्राहक कौन है। तो कोपरा के अकॉर्डिंग ग्राहक कौन होगा? जो भी कोई भी गुड्स या सर्विस खरीदता है और उसके बदले में कुछ पैसे देगा, और वो प्रोडक्ट या सर्विस जो उसने खरीदी है, जो उसने ली है, वो दोबारा से कहीं और बेच नहीं रहा है, या वो कमर्शियल पर्पस क्या होगा? सपोज आपने एक लैपटॉप खरीदा, ठीक है, और वो आप अपने ऑफिस के लिए यूज कर रहे हो, मतलब ऑफिस के लिए मीन्स अपने काम के लिए, खुद के काम के लिए, ठीक है, सेल्फ के लिए। और आप, या फिर एक और बंदा है वो भी लैपटॉप खरीदता है, बट वो किस लिए खरीदता है?
वो उसे कैफे में रखने के लिए खरीदता है या फिर वो उसे बेच देता है, तो क्या वो ग्राहक होगा जो कैफे में रख रहा है या बेच रहा है? नहीं, वो ग्राहक नहीं होगा। बट जो खुद इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो ग्राहक है? यस, वो ग्राहक है। तो कोपरा के अकॉर्डिंग कंज्यूमर वो होता है जो किसी भी चीज को खरीदता है या किसी भी सर्विस को लेता है अपने लिए, खुद के लिए, और उसके बदले में वो कुछ देता है, जैसे कि पैसे। अगर वो उसे बेच रहा है कहीं जाकर या कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, तो वो फिर ग्राहक की गिनती में नहीं आएगा। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट है सीसीपीए। अब सीसीपीए क्या होता है? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इसका मतलब है कि जो भी कोपरा ने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं वो सही से फॉलो किए जा रहे हैं, ग्राहक को सही से उनके बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि ग्राहक को तो पहले किसी को बताना होगा ना कि ये आपके हक है, ये आप चीजें कर सकते हो। तो ये सब काम किसका रहता है? सीसीपीए का। और सीसीपीए कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ये कमेटी जो होती है सीसीपीए की, ये बनाता है, खड़ी करता है। और ये सीसीपीए का काम होता है कि ग्राहक को कोई चीट तो नहीं कर रहा, ग्राहक को सब जानकारी है। और एक और काम होता है सीसीपीए का कि अगर कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है या गलत ट्रेड हो रहा है और मिसलीडिंग एड्स चल रहे हैं। मिसलीडिंग एड्स का क्या मतलब होगा? जैसे आप टीवी पे देखते हो, सपोज कोई एक हेल्थ ड्रिंक का एड दिखा रहे हैं टीवी पे, और उस एड में बताया जा रहा है कि अगर आपने ये एक हेल्थ ड्रिंक खरीदा और उसे 1 हफ्ते तक रोज पिया तो आपको 10 या 20 किलो तक आपका वजन जो है वो घटेगा, बस 1 हफ्ते में। तो क्या ये सही है? क्या ये जानकारी जो दी जा रही है एड के द्वारा ये सही है? नहीं, ये गलत है। तो ऐसे जो भी गलत एड्स रहेंगे, ये इसे भी हटाना, इन्हें भी पेनाल्टी चार्ज करना किसकी जिम्मेदारी होती है? सीसीपीए की जिम्मेदारी होती है। अब ये जो एड्स, गलत एड्स चलाते हैं, इस पे पेनाल्टी कितनी चार्ज की जाती है वो यहाँ पे दिया है कि ऐसे एड्स पे 10 लाख तक की भी पेनाल्टी जान के जुर्माना भरना पड़ सकता है और 2 साल की सजा हो सकती है। और अगर लगातार वो एड के मतलब वो एड को बंद करने के बाद भी वही सारी चीजें वो कंपनी कर रही है, तो इस केस में 50 लाख तक का भी जुर्माना भरना पड़ सकता है और 5 साल तक का जेल। तो पहले कितना होगा? 10 लाख और 2 साल की जेल। और कंटिन्यू अगर किया उन्होंने, वो स्टॉप नहीं किया या उसके बाद भी कुछ वापस ऐसे ही ऐड बना दी उस कंपनी ने, तो उस केस में 50 लाख तक का जुर्माना भरना होगा और कितने सालों तक जेल हो सकती है? 5 सालों तक जेल भी हो सकती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव तो बहुत इजी है कोपरा के, पेनाल्टीज भी ज्यादा कुछ नहीं है, बस ऐड के रिलेटेड पेनाल्टी है, तो इसे शॉर्ट में लिखिएगा, आपको याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर राइट्स। अब कंज्यूमर राइट्स क्या है? ग्राहक का जो हक होता है। तो ये 2 टाइप में दिए गए, एक है ओरिजिनल, एक है एडिशनल। तो जो ओरिजिनल है वो कौन से साल के हैं? 1986। एडिशनल कौन से है? 2019 में, जो नए बनाए गए थे, जब चेंजेस हुए एक्ट में तब ये नए राइट्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे। अब जो ओरिजिनल राइट्स है, इसे याद करने का एक तरीका मैं बताती हूँ। सर्चे, मेरे साथ रिपीट कीजिए, सर्चे सर्चे सर्चे। ठीक है, ये सर्चे क्या है? एस सेफ्टी के लिए, आई इंफॉर्म्ड के लिए, आर रिड्रेसल के लिए, सी चूज के लिए, एच हर्ड के लिए, और ई जो है वो एजुकेशन के लिए। तो जब भी हम कुछ भी याद करेंगे इस कोर्स में, तो हम निमोनिक्स के जरिए याद रखेंगे, और ये निमोनिक्स भी आपको एग्जाम्स में बहुत आसानी से रिकलेक्ट होंगे जब आप क्वेश्चंस को देखोगे।
तो याद रखना ओरिजिनल राइट्स का शॉर्ट फॉर्म है सर्चे सर्चे। ये थोड़ा सा फनी है याद रखने के लिए, बट यही आपको एग्जाम में याद आएगा। तो ऐसे ही आप अगर खुद के भी निमोनिक्स बनाओगे तो आपको ऐसे ही कुछ फनी से बनाने हैं कि जल्दी से आपको याद आ जाए। ठीक है, तो सर्च है, अभी देखते हैं ये सर्च क्या है। तो एस है फॉर सेफ्टी का। अब सेफ्टी मीन्स क्या कि जो भी ग्राहक को चीज बेची जा रही है या जो सर्विस दी जा रही है वो उसके लिए सेफ है या नहीं, ये उसे बताना, ये उसे इन्फॉर्म करना किसका काम है, सेलर का काम है। और ग्राहक का हक है जानकर लेना कि जो भी प्रोडक्ट वो खरीद रहा है उससे उसको कोई हानि तो नहीं होगी, उसको कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो ये सबसे पहला राइट है, पहला हक है। नेक्स्ट आई है, सर्च का जो आई वो है इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म का वही मतलब होता है कि ग्राहक को हर चीज की जानकारी दी जानी चाहिए जब भी वो कोई प्रोडक्ट और सर्विस अवेल करेगा या प्रोडक्ट खरीदेगा, तो उसको जानकारी दी जानी चाहिए जब भी उसने पूछा किसी प्रोडक्ट रिलेटेड या सर्विस रिलेटेड। आर है रिड्रेसल्स, सीक रिड्रेसल। सीक रिड्रेसल मीन्स ग्राहक का पूरा हक है कि वो जो ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है वहां जाकर अपनी कंप्लेंट है वो बोल सकता है, वहां पे वो फाइल कर सकता है। तो ये सीक रिड्रेसल में आएगा। सी है चूज। अब चूज का मतलब क्या है, अभी सपोज आप सब्जी खरीदने जाओगे, कपड़े खरीदने जाओगे, फल खरीदने जाओगे, तो आप चूज करते हो ना कि ये फल सही है या नहीं। आम खरीदने गए तो आप देखते हो कि वो आम सही है या नहीं, ये आम नहीं है सॉरी, आम खरीदने जाते हो आप देखते हो कि उसमें कोई कीड़ा तो नहीं लगा है या वो खराब तो नहीं हो गया है। आप जब कपड़े खरीदने जाते हो आप चेक करते हो कि उसका कलर सही से तो है, उस पर कोई वर्क किया गया है, वो निकल तो नहीं गया है, या वो कहीं से फटा हुआ तो नहीं है, ये सब आप देखते हो। तो ये ग्राहक का हक है कि वो चूज कर सकता है। ये नहीं कि जो उसको दुकानदार कहेगा कि यही लो तो वो वही लेगा, ऐसा नहीं है। ग्राहक का हक होता है वो चूज कर सकता है, चीज सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब एच है हर्ड, राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड मीन्स क्या, सपोज अभी अगर वो जाता है किसी दुकान में नहीं, किसी मेडिकल में और कहता है कि उसे ये जो XYZ चीज है दवाई में, XYZ चीज होती है जिस भी गोली में, उससे उसका एलर्जी है, तो उसको ये XYZ इंग्रेडिएंट जिस भी गोली में होगा वो मत दीजिएगा, उसके बजाय दूसरी दे दीजिएगा। बट मेडिकल वाला अगर उसकी बात नहीं सुन रहा और उसने उसको वही दवाई दे दी, तो इससे क्या होगा, ग्राहक को नुकसान होगा। जो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था ये तो राइट टू सेफ्टी के अगेंस्ट हो जाएगा। सही बात है, मीन्स इसमें तो सेफ्टी है ही नहीं ग्राहक की, उल्टा उसका नुकसान ही है, क्योंकि दुकानदार जो है मेडिकल वाला उसने उसकी बात सुना ही नहीं, वो जब इंस्ट्रक्शन दे रहा था तब उसने सुना ही नहीं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट राइट है। और लास्ट है राइट टू एजुकेशन। जैसे CCPA में भी मैंने आपको बताया कि राइट टू एजुकेशन मीन्स क्या, कि ग्राहक को एजुकेट करना। अभी बहुत से जन हो गए जिनको पता ही नहीं होगा ये सारे राइट्स होते हैं ग्राहक के, वो बस उनको किसी दुकानदार ने फंसा लिया तो वो फंस जाते हैं, बट उन्हें पता ही नहीं है कि नहीं फंसना नहीं है, वो जाकर कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो यही राइट टू एजुकेशन कहता है कि उनका हक है उनको एजुकेट करना कि जो भी नए रूल्स रेगुलेशंस राइट्स उनके हित में बनाए जाते हैं तो उनको उनके बारे में पता करने का हक है। ठीक है, तो कंज्यूमर राइट्स जो है मुझे लगता है काफी सिंपल है, आप सबको याद हो जाएंगे। शॉर्ट फॉर्म से याद रखिएगा सर चे। अब एडिशनल राइट्स। एडिशनल राइट्स क्या है, टू सीक कंपनसेशन। कंपनसेशन मीन्स क्या, अभी उसने कुछ प्रोडक्ट खरीदा या कुछ सर्विस ली और उसको उसमें नुकसान हो गया या वो प्रोडक्ट जो था वो खराब था, तो उसको उस जो भी प्रोडक्ट उसने खरीदा है, फॉर एग्जांपल लैपटॉप, और वो खराब निकला या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, वो बिगड़ गया, 1-2 दिन में ही बिगड़ गया, तो उस लैपटॉप के बदले जो भी पैसे हो गए, जो भी उसका नुकसान हुआ है वो उसको मिलना चाहिए, ये उसका हक है। नेक्स्ट है टू कंप्लेन फ्रॉम एनीवेयर। कंप्लेन फॉर एनीवेयर, एनीवेयर मीन्स क्या, अगर ग्राहक जाता है किसी और
सिटी में, शहर में जाएगा, वो किसी और शहर में। सपोज वो मैंने जैसे एग्जांपल पिछले क्लासेस में भी दिया था कि गुजरात में जाता है और वहाँ से उनका जो भी ट्रेडिशनल कपड़े वगैरह है वो खरीदते हैं, बांधनी हो गया, चनिया चोली, ये जो भी उनका ट्रेडिशनल कपड़े रहते हैं वो खरीदते हैं, और ग्राहक रहता है पुणे में। और जब वो आता है घर, वो देखता है जब जो चीज़ उसने सिलेक्ट की थी दुकानदार ने उसको वो चीज़ नहीं दी, कोई और दी, या फिर जो साड़ी वगैरह उसने देखी थी वो ना देके उसकी जगह कोई तो खराब सी फटी हुई या जिसका कलर वलर पूरा रंग उतर गया है वैसी कोई साड़ी दे दी। तो इससे क्या होता है, अब क्या वो ग्राहक पुणे से गुजरात दोबारा जा सकेगा? जितना उसका नुकसान हुआ है उससे ज़्यादा तो उसका खर्चा हो जाएगा आने जाने में, तो वो नहीं जा सकता। तो ऐसे केस में क्या कहा गया है कि कंप्लेंट फ्रॉम एनीवेयर मीन्स भले ही उसने कहीं और से खरीदा हो, बट वो जहाँ रहता है वो वहां से भी कंप्लेंट कर सकता है, ये उसका मीनिंग है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, हियरिंग यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस। अभी फॉर एग्जाम्पल कोई ग्राहक जो है वो ऑफिस में नहीं जा सकता, वो वहां जाके वो कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता या अपनी जो कंप्लेंट है वो नहीं बता सकता। तो ऐसे में क्या होगा, वो वीडियो कॉल के जरिए भी उसकी जो कंप्लेंट है वो बता सकता है। आजकल जब से पैंडेमिक स्टार्ट हो गया, वीडियो कॉल का यूज ज़्यादा ही बढ़ चुका है, तो इसीलिए कंज्यूमर राइट्स में भी जब भी ग्राहक ऑफिस में अगर खुद नहीं जा सकता तो उसकी बात जो है वीडियो कॉल पे भी सुनी जाएगी। और उसके बाद जो लास्ट राइट है वो है टू नो द रिजेक्शन ऑफ कंप्लेंट। इसका मतलब है कि अगर जो ग्राहक है उसने कंप्लेंट फाइल की थी बट वो रिजेक्ट हो गई, तो वो क्यों रिजेक्ट हुई, उसका क्या कारण है, क्या गलती है, क्यों जो दुकानदार है उसकी गलती नहीं है, ये सब जानने का भी हक है ग्राहक को। ठीक है, तो कंज्यूमर राइट्स सबको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है, सिर्फ निमोनिक्स के जरिए इसको याद रखिएगा। पॉइंट समझना तो इजी है, बस याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्या करता है बहुत पास वाले शब्द वो दे देंगे। अगर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पूछेंगे कि कौन सा नहीं है, बट आपको फिर भी लगेगा एग्जाम में कि हाँ ये आपने पढ़ा है, जो कि नहीं पढ़ा है आपने। तो इसलिए निमोनिक्स के जरिए याद रखिएगा, बहुत ईजी होगा। अब इसके बाद आता है डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। अब इसका क्या मतलब है, डिस्प्यूट मतलब जो भी आप कंप्लेन कर रहे हो जिस भी चीज़ के लिए, और कहाँ कर रहे हो, ऑफिस में। कमीशन मीन्स एक ऑफिस है, हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट मतलब ज़िला, आप सबको पता होगा, स्टेट राज्य, और ये नेशनल तो राष्ट्रीय। तो यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल में ऑफिस बनाया गया है जहाँ पे ग्राहक जाके कंप्लेन कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह से कंप्लेन की जाती है और कितने दिनों में करनी चाहिए, कौन मेंबर्स होंगे, ये सब देखते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट, अब डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला, जिला में क्या होगा कि जो भी आपका गुड्स आपने खरीदा है या जो दूसरी सर्विसेज होगी, ये इसका जो प्राइस है, इसका जो अमाउंट है, इसका जो कॉस्ट है, जो वैल्यू है, वो 1 करोड़ से ऊपर का नहीं होना चाहिए। जो भी गुड्स या सर्विसेज आपने खरीदे हैं उसका वैल्यू 1 करोड़ से कम, 1 करोड़ से कम। कहाँ पे, जिला में। और कंप्लेंट जो है जब आप करोगे तो वो कितने दिन में सॉल्व की जाएगी, 3 महीनों में। 3 महीनों में वो कंप्लेंट को सॉल्व किया जाएगा, और जो भी आगे की टेस्टिंग होगी वो कितने महीनों में कर दी जाएगी, 5 महीने में। और आपकी कंप्लेंट सॉल्व की गई, आपको बताएगा कि क्या उसका सोल्यूशन है, बट आप अगर खुश नहीं हो उससे तो आप कहाँ जा सकते हो, आप स्टेट में जा सकते हो। आप स्टेट में जा सकते हो वो कंप्लेंट को लेकर, और स्टेट में आपको कितने दिनों में वो कंप्लेंट फाइल करनी है, 45 डेज। 45 डेज के अंदर आपको स्टेट में वो कंप्लेंट फाइल करनी है। अगर 45 डेज से ज़्यादा हो गए तो आप फिर स्टेट में नहीं जा सकते, मतलब राज्य की में नहीं जा सकते उस कंप्लेंट को फाइल करने। और इसके मेंबर्स कितने होंगे, एक तो जो मेंबर होगा वो होगा प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट कौन होगा, या तो वो वर्किंग है या रिटायर्ड है। कहाँ से,
एज जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट। जो जिले का जज होता है या तो वो उस पोस्ट पे काम कर रहा है या वो रिटायर हो चुका है, वो कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा डिस्ट्रिक्ट कमेटी का, डिस्ट्रिक्ट कमीशन का। और दूसरे दो मेंबर्स होंगे, वो दूसरे दो मेंबर्स कौन होंगे? वो दूसरे दो मेंबर्स जो होंगे उसमें से एक जो होगी वो महिला होनी चाहिए, मतलब एक फीमेल होनी चाहिए। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट में आप कैसे याद रखोगे कि जो भी गुड्स और सर्विसेज है उसका जो वैल्यू है वो 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम का होना चाहिए। 3 महीने मतलब कितना होता है? 90 दिन। 90 दिन में उसका सॉल्व हो जाएगा। अगर आप खुश नहीं हो जो सोल्यूशन आपको दिया गया है तो आप राज्य मतलब स्टेट कमीशन में जा सकते हो, बट कितने दिनों में जा सकते हो? 45 डेज में। और मेंबर्स कौन कौन होंगे? एक तो होगा प्रेसिडेंट जो कि डिस्ट्रिक्ट का जज होगा, और दूसरे दो मेंबर्स होंगे जिसमें से एक फीमेल होगी। तो अब मैंने कैसे लिखा है यहाँ एकदम शॉर्ट में, ऐसे ही शॉर्ट में आपको आपके बुक में लिखना है, डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का, नेशनल का। ये जो ऐसे वर्ड्स है ये वर्ड्स में मत लिखिएगा, बस शॉर्ट शॉर्ट में लिखिएगा। ठीक है, अब स्टेट में देखते हैं। अब स्टेट में क्या कहा गया है कि यहाँ पे जो भी कंप्लेंट्स होगी वो 1 से 10 करोड़ के गुड्स या सर्विसेज की होगी। और इसके साथ ही साथ जो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मींस कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर आपके साथ कोई चीटिंग हुआ है तो वो भी कर सकते हो आप कंप्लेंट, उसकी भी कंप्लेंट कर सकते हो। और उसका भी वैल्यू कितना होना चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट का? 1 से 10 करोड़ के बीच का, स्टेट में करते टाइम। और ये क्या दिया गया? अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट कमीशन विद इन स्टेट। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे हमने जो पढ़ा था कि अगर आप यहाँ पे खुश नहीं हो तो आप राज्य में जाओगे 45 डेज के अंदर, तो वही जब आप डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में आते हो तो स्टेट को वो भी सॉल्व करना है, यही इस लाइन में बताया गया है। आपको स्टेट कमीशन में जो भी सोल्यूशन दिया गया है और अगर आप उस सोल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं हो, खुश नहीं हो, तो आप स्टेट कमीशन से नेशनल कमीशन में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। तो जब आप स्टेट से नेशनल में कंप्लेंट फाइल करोगे तो कितने डेज लगेंगे? 30 डेज। और जब भी कोई भी स्टेट और नेशनल कमीशन में कंप्लेंट लॉन्च करेगा तो 90 डेज का टाइम दिया जाएगा उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में। सेम जैसे हमने डिस्ट्रिक्ट कमीशन में देखा था, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में भी हमने देखा था कि 3 मंथ्स में हमें कंप्लेंट को डिस्पोज करना है। 3 मंथ्स ही कितना होता है? 90 डेज होता है। तो जैसे 90 डेज दिया है उसका मीनिंग 3 मंथ्स है, 2 मंथ्स देंगे 60 डेज। ऐसे एग्जाम में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाएगा, बट ये सेम ही है। डिस्ट्रिक्ट में भी कंप्लेंट डिस्पोज करने के लिए 3 मंथ्स दैट इज 90 डेज। स्टेट और नेशनल में भी कंप्लेंट डिस्पोज जो उनके पास आएगी डायरेक्टली उसे डिस्पोज करने के लिए कितना डेज दिया जाएगा कमीशन को? 90 डेज दैट इज 3 मंथ्स। और स्टेट के मेंबर्स कौन हो गए? सबसे पहले होगा एक प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन होगा स्टेट में? वर्किंग या रिटायर्ड जज हाई कोर्ट का। डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा था डिस्ट्रिक्ट का होगा, और स्टेट में हाई कोर्ट के वर्किंग या रिटायर्ड जज होंगे। और उसके अलावा 4 मेंबर्स हो गए जिसमें से एक वुमेन रहेगी, एक फीमेल होगी। ठीक है, तो इन शॉर्ट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल तीनों ही कमीशन में जब भी उन फर्स्ट केसेस लॉन्च होंगे, मीन्स एज पर उनके क्राइटेरिया, जैसे 1 करोड़ के बिलो, 1 to 10, तो वहाँ पे 3 मंथ्स या 90 डेज में उन्हें कंप्लेन को डिस्पोज करना ही है। और अगर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट की कंप्लेंट आ रही है तो डिस्ट्रिक्ट वालों को 45 डेज में उसे फाइल करना होगा। अगर स्टेट की जो कंप्लेंट है वो नेशनल में जा रही है तो वो 30 डेज में करना होगा। ठीक है, अब नेशनल में क्या कहा गया है कि जो भी गुड्स और सर्विसेज का वैल्यू होगा वो 10 करोड़ के अबाव होगा। जो भी कंप्लेंट्स अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए फाइल किए जाएंगे वो भी 10 करोड़ के ऊपर के होंगे। और अगर आपने नेशनल कमीशन में कोई कंप्लेंट फाइल की है और आप उससे हैप्पी नहीं हो तो आप कहाँ जा सकोगे?
आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में वो कंप्लेंट लेकर। और कितने दिन में जाना है? सेम 30 डेज। जैसे आप स्टेट से नेशनल में कंप्लेंट लेकर जाओगे कितने दिनों में जाओगे? 30 डेज में। वैसे ही जब आप नेशनल से सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो वो भी आपको 30 डेज में ले जानी होगी। ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में जाते हो 45, स्टेट से नेशनल 30 दैट इज 1 मंथ, एंड नेशनल से सुप्रीम कोर्ट भी 30 दैट इज 1 मंथ। और जब ओरिजिनल कंप्लेंट फाइल की गई होगी उस कमीशन में तो तीनों के लिए 90 डेज लगेंगे दैट इज 3 मंथ्स। और जैसे मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है लेस देन 1 करोड़ 3 मंथ 9 डे 45 डेज, प्रेसिडेंट होना चाहिए जज एंड 2 मेंबर्स और एक फीमेल, ये मैंने डिस्ट्रिक्ट का ऐसे शॉर्ट में लिखा है। वैसे ही आप स्टेट और नेशनल का शॉर्ट में लिखना, बट इसका नोट्स बनाना ज़रूरी है क्योंकि ये एग्जाम में हम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये पूछा जा सकता है। तो आज की क्लास हम यही एंड करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया है कि कोपरा एक्ट क्या है, उसके मेन पॉइंटर्स क्या है, डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन क्या होता है, फेमा के पेनाल्टीज़ क्या है, कोपरा के पेनाल्टीज़ क्या है। तो आज की क्लास में आपके पास काफ़ी कुछ है जो आपको याद रखना होगा, जिसको आपके नोट्स बनाने होंगे। तो इसीलिए ये क्लास यहीं एंड करते हैं। CSR भी मुझे कंटिन्यू करना है इसी क्लास में, बट बिकॉज बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो CSR हम नेक्स्ट क्लास में ही लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम CSR स्टार्ट करेंगे, CSR के मॉडल्स क्या होते हैं वो देखेंगे, और हो सका तो हम इंटरनेशनल बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो में मैंने जो भी पढ़ाया है वो समझ में आ गया है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो गए, आपके कुछ सजेशंस हो गए, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो या मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करो। और अगर आपने कॉमर्स एस्पिरेंट्स चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।